नमस्कार। मेरे चैनल के पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में जो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ उसको लेकर बहुत चर्चाएं होती रही हैं, होती रहेंगी, समय समय पर होती रहती हैं। लेकिन एक मूल कारण जिसने 1962 की स्थिति को उत्पन्न किया वो था कम्युनिस्ट चीन का तिब्बत पर कब्जा, जिसके चलते पहली बार चीन की सीमाएं जो थी वो भारत से लगने लगीं और चीनी सेना वो भारत की सीमाओं पर स्थिर रूप से, स्थायी रूप से तैनात हो गई। क्योंकि इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं था। और जब ब्रिटिश ने भी अपने समय में अपने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में स्थापित किया और उसको कंसोलिडेट कर लिया, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि चीन, और उस ज़माने में जबकि चीन कम्युनिस्ट नहीं हुआ करता था, वहाँ कम्युनिस्ट शासन नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने इंश्योर किया कि क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा देश है, नेचुरल बिग पावर है, तो भारत और उसके बीच में तिब्बत रूपी एक बफर स्टेट रहे। और इसलिए उन्होंने जो था तिब्बत से और चीन पर दबाव डालकर तिब्बत की जो सरकार थी उससे भारत, ब्रिटिश राज के लिए भारत में, और बहुत सारे जो थे स्पेशल राइट्स तिब्बत में जो थे सिक्योर किए, जिसमें से बहुत सारे ट्रेड राइट्स थे, कम्युनिकेशन के राइट्स थे, कुछ सैनिक टुकड़ियों को ट्रेड रूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ तैनात रखने के राइट्स थे। तो ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। लेकिन ब्रिटिश के जाने के 3 साल के अंदर ही ऐसा क्या हुआ कि जो चीनी सेनाएं थीं वो तिब्बत में घुस आईं और नेहरू सरकार कुछ नहीं कर पाई, या चाहकर भी उसने कुछ किया नहीं, करना नहीं चाहा उसने। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और एक वीडियो में समझा पाना या इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समय समय पर इस पर काफ़ी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा इस जटिल मुद्दे पर इसको जो बहुत आसानी से समझा जा सकता है वो समझा जा सकता है उस समय के देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल के नेहरू जी को लिखे हुए एक खत से। और ये चिट्ठी जो थी, चीन ने तिब्बत पर हमला किया 6 अक्टूबर 1950 को, और इसके तकरीबन 5 हफ्ते बाद नवंबर में सरदार पटेल ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नेहरू को लिखी। और इसमें उन्होंने बहुत से ऐसे बिंदु उठाए जो आगे चलकर ब्रह्मवाक्य साबित हुए, और उसमें से बहुत से कुछ पहलू ऐसे भी हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो आज भी किसी न किसी और रूप में चर्चा में आते रहते हैं। तरह तरह से वही बातें बोली जाती रहती हैं। अभी हम आगे इस वीडियो में उस पर पहुंचेंगे। तो ये इसका जो टेक्स्ट है इस पूरे लेटर का, इसे मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँगा आप सबके लिए, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली जो बात सरदार पटेल उठाते हैं इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नेहरू को, वो ये लिखते हैं कि उस समय जो चीन और तिब्बत में भारत के राजदूत थे के.एम. पणिक्कर, जो नेहरू जी के बहुत ही खास थे, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण एक रोल रहा नेहरू जी की चीन नीति में। तो वो उनको लेकर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि जो कुछ कम्युनिकेशन के.एम. पणिक्कर के चीन की सरकार के साथ हुए, और जो रिपोर्ट्स के.एम. पणिक्कर ने चीन से नई दिल्ली भेजी विदेश मंत्रालय को, वो सब मैंने पढ़ी, और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं उनका विश्लेषण के.एम. पणिक्कर के पक्ष में करने की कोशिश करूं, पर मैं बहुत कोशिश के बाद भी ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी कॉरेस्पॉन्डेंस थी, पत्राचार था, इसमें ऐसा लग रहा था जैसे के.एम. पणिक्कर भारत का पक्ष चीन सरकार के सामने कम रख रहे थे, बल्कि जो कम्युनिस्ट चीन की माओ की आक्रामक नीतियां थीं, जो भारत के प्रति बहुत ही आक्रामक लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, जो तिब्बत के ऊपर सैन्य आक्रमण हो रहा था, वहाँ अत्याचार हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने का
प्रयास करते के.एम. पणिक्कर इन सारे कम्युनिकेशंस में दिखते हैं। अब आप अंदाज लगाइए स्थिति का कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतना बड़ा जो चुनौती थी तिब्बत के ऊपर, कम्युनिस्ट चीन का कब्जा, ऐसी उस समय आक्रमण कर रही थी तिब्बत के ऊपर एक चीनी सेना, और एक स्वतंत्र देश था चीन और भारत के बीच में, वो मिटने की ओर था। लेकिन जो हमारे राजदूत थे जिनका काम तिब्बत में भारत के जो विशेष अधिकार जो हमने इनहेरिट किए थे ब्रिटिश से, उनकी सुरक्षा करना था, वो उल्टे चीन का पक्ष रख रहे थे। और ये रिमार्क कोई और नहीं, भारत के उस समय के उप प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अब के.एम. पणिक्कर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि के.एम. पणिक्कर वही हैं जो बड़े मशहूर इतिहासकार रहे हैं। उनका झुकाव बहुत वामपंथी था, तो नेहरू जी का भी क्योंकि वामपंथी झुकाव था, तो उनको ऐसे लोग बहुत पसंद आते थे। तो उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग इकट्ठे कर रखे थे, के.एम. पणिक्कर या कृष्णा मेनन, और यही लोग नेहरू की चीन नीति के आर्किटेक्ट थे। तो इन लोगों को एक अजीब सी सनक थी कि कुछ भी अगर धार्मिक है, कुछ भी अगर ट्रेडिशनल है, तो वो गलत है। तो उन दिनों नेहरू जी ने खुद को इंटरनेशनल फ्री वर्ल्ड का लीडर साबित करने का बीड़ा उठाया हुआ था। तो वो खुद को जो थे एंटी इम्पीरियलिस्ट, क्योंकि जैसे आज ग्लोबल वार ऑन टेरर वगैरह की बात होती है, जो विश्व में चुनौतियाँ हैं या चीन की दादागिरी, उस समय क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म ही होकर चुकी थी, और उस समय ये जो उपनिवेशवाद था, इम्पीरियलिज्म था, यही एक बड़ी चुनौती वर्ल्ड के लिए देखी जाती थी। क्योंकि उस समय पर 2 वर्ल्ड वार बहुत छोटे अंतराल पर सिर्फ इसलिए हुई थी कि यूरोप के बहुत सारे देश नई नई कॉलोनीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये वैश्विक सुरक्षा और तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो नेहरू जी ने ये बीड़ा उठाया हुआ था कि मुझे खुद को इंटरनेशनल पीस मेकर साबित करना है। और नेहरू जी के जो रमचे चमचे थे, उन्होंने ये फैला रखा था कि नेहरू जी के शांति प्रयासों से ही बस तीसरा विश्व युद्ध रुका हुआ है, वरना तो अभी हो जाए वो। तो बहरहाल इन लोगों को ये लगता था कि तिब्बत में जो दलाई लामा एक धर्म गुरु के नेतृत्व में एक जो शासन चल रहा है, और तिब्बत पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी पे फोकस था, तो ये एक पिछड़ेपन की निशानी है। ये लोग बड़े प्रोग्रेसिव, जैसे आजकल के लेफ्ट लिबरल्स होते हैं, तो वो ये सब वो प्रोग्रेस, इनको लगता था साइंटिफिक प्रोग्रेस से तिब्बत कटा हुआ है, वर्ल्ड से कटा हुआ है, ये तो फ्यूडलिज्म है, वहाँ पर सामंतवाद है। तो यही कारण था कि इन्होंने बहुत जोर लगाकर जो चीन के आक्रमण था तिब्बत के ऊपर, उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि इन्हें लगता था कि चीनी कम्युनिस्ट आएंगे तो ये तथाकथित जो कुरीतियाँ हैं उसको सबको दूर कर देंगे। अगर एक धार्मिक आध्यात्मिक आधार पर चलने वाली दलाई लामा की सरकार है, वो उखड़ जाएगी, तो मॉडर्निज्म की रोशनी आएगी तिब्बत के अंदर। अब ये एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये तिब्बत में समाज सुधार भारत सरकार का करने का काम था, या पहले भारत के सुरक्षा हितों की चिंता करना काम था नेहरू जी का। तो के.एम. पणिक्कर ने इस किस्म की सलाहें नेहरू जी को दी, और नेहरू जी का क्योंकि झुकाव इस तरह का था, तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी, तो वो इन्हीं नीतियों पर चलते रहे। और के.एम. पणिक्कर चीन के नीतियों को लेकर एकदम नेहरू जी के कॉन्शियस कीपर थे। स्थिति ये थी कि जब उनका चीन से राजदूत के तौर पर जो था तबादला मिडिल ईस्ट में हो गया, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इजिप्ट में हो गया, तब भी वो इजिप्ट से नेहरू जी उनसे चीन नीति को लेकर कॉरेस्पॉन्डेंस में रहते थे। तो अब आप समझिए कि माओ ने नेहरू जी की ये जो साइकोलॉजी थी कि इंटरनेशनल पीस मेकर मुझे बनना है, एशियन सॉलिडेरिटी बनानी है वेस्ट के खिलाफ, एंटी इम्पीरियलिज्म का जो मूवमेंट था एंटी इम्पीरियलिस्ट, उसका नेता बनना है,
तो ये सब जो नेहरू की एम्बिशंस थी, उनकी साइकोलॉजी थी, उसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया माओ ने। तो माओ को मालूम था कि ये जो बनना चाहते हैं, अगर उससे उल्टा आरोप हम लगाएं नेहरू के ऊपर, तो नेहरू पूरी ताकत से उस तथाकथित कलंक को धोने का प्रयास करेंगे। तो 1950 में के शुरुआत में ही जो था, चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र थे, उन्होंने छापना शुरू कर दिया था कि अब हमारा अगला मिशन जो है इस साल, वो तिब्बत को लिबरेट कराना है। लिबरेट किससे कराना है? उनको लगता था कि ये तो यहाँ पर सामंतवाद है, ये जो नेहरू की सोच थी, तो तिब्बत को आज़ाद कराना है। तो ये उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था। अब उसमें अड़चन क्या थी? ब्रिटिश तो भारत को छोड़कर जा चुके थे, तो उसमें जो बड़ी अड़चन पड़ सकती थी वो भारत ही पैदा कर सकता था, क्योंकि भारत की सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ तैनात थीं। उस भारत के पास बहुत सारे लीगल राइट्स थे, और उस समय नेहरू की एक इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, नो डाउट। तो इसलिए सबसे पहले नेहरू को साइकोलॉजिकली मैनेज करने की आवश्यकता थी। तो माओ ने क्या किया? जैसे कम्युनिस्टों का तरीका होता है कि वो कुछ भी करने से पहले स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेंडा के साथ। तो चीन सरकार ने बार बार अपने आधिकारिक बयानों में नेहरू और भारत पर वेस्ट जो इंपीरियलिस्ट ताकतें हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इनका पिट्ठू होने का आरोप लगाना शुरू किया। अगर तिब्बत में जो कुछ करने का आक्रमण किया, जो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन हल्का फुल्का दबी आवाज में पणिक्कर या नेहरू ने करने की कोशिश भी की, तो इशारों इशारों में चीन ने सीधा कहा कि आप ये सब जो अड़चन कर रहे हैं तिब्बत को लिबरेट कराने में, वो तो वेस्ट के इशारे पर कर रहे हैं। नेहरू को लैपडॉग ऑफ द वेस्ट तक कहा गया। अब माओ का एनालिसिस नेहरू की साइकोलॉजी का बिल्कुल सही था। जैसे ही ये सब किया गया, नेहरू तुरंत बैकफुट पे आ गए। उन्होंने वही एशियन सॉलिडेरिटी और नहीं नहीं नहीं, हम वेस्ट के कहने से कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तिब्बत को लिबरेट, या दूसरे शब्दों पे तिब्बत पर आक्रमण कर कर दलाई लामा की सरकार को पलटना चाहते हैं तो पलटिए, बट हमारे ऊपर ये ऐसा कलंक नहीं आना चाहिए। तो पटेल लिखते हैं कि स्थिति ये है कि दिल्ली में भारत का विदेश मंत्रालय को पणिक्कर को ये लिखना पड़ा कि आप तो वहां पर उल्टे भारत की ओर से माफी मांगते दिखते हैं, जो चीन सरकार से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये रिमार्क सरदार पटेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री को अपने लेटर में। तो ये स्थिति थी। लेकिन माओ ने वाकई जो था वो नेहरू की साइकोलॉजी का एनालिसिस बहुत अच्छा किया था। बट ये जो वेस्ट का पिछलग्गू पिट्ठू प्यादा होने का आरोप माओ ने नेहरू और भारत सरकार पर लगाया, इससे सरदार पटेल बहुत नाराज थे। वो इस लेटर में लिखते हैं कि भारत विश्व में अकेला देश है जो संयुक्त राष्ट्र में कम्युनिस्ट टेक ओवर के बाद भी चीन को सदस्यता दिलाने का हिमायती है। भारत ही एक अकेला देश है जो ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन का पक्ष बार बार अमेरिका, ब्रिटेन और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, उनके सामने रख रहा है। और उसके बाद भी चीन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि हम अमेरिका, ब्रिटेन के प्यादे हैं, हमारे लिए कर रहा है, तो ये कोई मित्र की भाषा नहीं है। सरदार पटेल कहते हैं कि इससे ज़्यादा हम चीन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो किसी भी तरह संतुष्ट नहीं होगा। और ये जो भाषा है वो एक मित्र की नहीं, होने वाले शत्रु की है। अब आप देखिए सरदार पटेल की दूरदर्शिता कि वो जो माओ के इशारे पर जो बयान जारी हो रहे थे चीन से, उनको पढ़कर ही आने वाले समय का बिल्कुल सही सही अंदाज़ा लगाने में समर्थ थे। बट नेहरू जी की कान पर जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि माओ जो थे वो आरोप लगाकर नेहरू जी को अमेरिका, ब्रिटेन का पिछलग्गू होने का बहुत अच्छा साइकोलॉजिकली नेहरू को मैनेज कर चुके थे।
तो बहरहाल फिर आगे चलकर इस लेटर में वो पटेल बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। वो फ्रंटियर की जो स्थिति थी, जो वहाँ पर हमारा उत्तर पूर्व के लोगों के साथ रिलेशंस, वो कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, इस एरिया को बहुत नेग्लेक्ट किया गया है। जो बात अभी तक हुई है, अभी ये मोदी सरकार में जाकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये सब ध्यान देना, वहाँ पर डेवलपमेंट, वहाँ की संस्कृति को सम्मान देना, वो सब अब जाकर शुरू हुआ है। पर कुछ और ख़ास बातें उठाते हैं पटेल इस चिट्ठी में। पहली बात वो उठाते हैं कि सारी भारत की सुरक्षा स्थिति चेंज हो जाएगी अगर तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि तिब्बत के साथ हमारी जो ट्रीटीज़ हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर, इसके बहुत कम आसार हैं कि कम्युनिस्ट चीन उसको मानेगा। और एक चीज, इसका मतलब ये जो है, जो पूरा बॉर्डर है ये डिस्प्यूटेड हो जाएगा। और वही हुआ। वो सबको मालूम है कि वो मैकमोहन लाइन और सब चीज़ों को चीन ने मानना बंद कर दिया जो तिब्बत के साथ हमारे अरेंजमेंट थे। एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो पटेल उठाते हैं इस लेटर में, वो ये है कि वो नेहरू जी को कहते हैं कि आप चीन की बदली हुई प्रकृति को समझिए। चीन अब वो पुराना चीन नहीं है, चीन अब कम्युनिस्ट चीन है। और कम्युनिज्म के साथ अलायंस इंपीरियलिज्म के साथ खिलाफ कोई ढाल का काम नहीं कर सकता। पटेल कहते हैं कि जो वेस्ट का इंपीरियलिज्म था, साम्राज्यवाद था, वो मोस्टली कॉमर्शियल था। ईस्ट इंडिया कंपनी और ऐसी ये जो सब थी, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए इनका मूल रूप से बनी थी। लेकिन जो कम्युनिज्म है, वो इस कम्युनिस्टों का जो साम्राज्यवाद है, वो वेस्ट के साम्राज्यवाद से 10 गुना खतरनाक है। उसका कारण ये है कि वो सिर्फ संसाधनों पर हमला नहीं करते हैं, वो कल्चर पर भी हमला करते हैं, वो धर्म पर भी हमला करते हैं। बहुत तरह का साम्राज्यवाद वो अपने साथ लेकर आते हैं। इसलिए ये जो आपने एशियन सॉलिडेरिटी या हिंदी चीनी भाई भाई जो नारा नेहरू जी ने बाद में गढ़ा, इसमें विश्वास करना बंद कीजिए, प्रैक्टिकल बनिए, चीज़ों को समझिए। पर नेहरू तो पणिकर जैसे लोगों की सुनते थे और उनका खुद का झुकाव भी वामपंथ की ओर था, तो उन्हें समझ में नहीं आना था, तो नहीं आया। तो इस चिट्ठी का जवाब तक प्रधानमंत्री नेहरू ने सरदार पटेल को नहीं दिया और इस पत्र के लिखने के कुछ दिनों बाद सरदार पटेल का निधन हो गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, जिसके बाद नेहरू का जो वामपंथी झुकाव था, जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट था, उसके प्रति जो उनका एक सॉफ्ट रवैया था, उसको बैलेंस करने वाला कोई उस कद का नेता कांग्रेस में बचा नहीं। और जो लोग थे उनको धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। ये विषय किसी दिन और डिस्कस करेंगे। तो जो सोच शुरुआत में थी कि तिब्बत को जो है वो ये आध्यात्मिक, धार्मिक, इन सब चीज़ों से निकाल कर एक मॉडर्न, उसमें अगर कम्युनिस्ट पलट दें वहाँ पर दलाई लामा को, तो क्या परेशानी है। उसी नीति पर बात तक अमल किया गया। आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब चीन ने हमला किया तिब्बत पर, तब वहाँ मोटरेबल रोड्स की बहुत कमी थी, और जो तिब्बत का जितना भी ट्रेड हुआ करता था वो भारत के थ्रू हुआ करता था, और थ्रू सी फिर वो कैलकाटा पोर्ट के थ्रू आगे जो भी कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो होता था। तो अब जब चीन की सेनाएं जो घुसी तिब्बत के अंदर और उन्होंने वहाँ अत्याचार किए, लेकिन कुछ समय बाद जब वहाँ खाने की बहुत बड़ी समस्या हुई, तो अब चीनी सेना को सप्लाई कैसे की जाए, चीन के सामने ये दिक्कत आई। आप विश्वास नहीं मानेंगे, चीन सरकार ने भारत सरकार से संपर्क किया कि हम अपनी इस आक्रमणकारी सेना को चावल पहुंचाना चाहते हैं कैलकाटा पोर्ट के थ्रू।
और नेहरू सरकार ने इसकी परमिशन दी। मतलब कम्युनिस्ट चीन की जो सेना तिब्बत पर आक्रमण कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, वहाँ की संस्कृति को मिटा रही थी, आज तक भी तिब्बत में बौद्ध भिक्षु आत्महत्या करते रहते हैं, जिसकी चर्चा बड़ी कम होती है। उस चीनी सेना को, जिसके बारे में उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री को ये चिट्ठी लिखी थी कि आने वाले समय में भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगी, उसको चावल की सप्लाई कलकत्ता पोर्ट के थ्रू भारत की धरती के ऊपर से होकर हुई, और ये जो सुचारू रूप से ये सप्लाई हो सके, इसके लिए चीन के कुछ अधिकारी भी जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया थे, चुंबी वैली जैसे, वहाँ पहली बार कुछ दिन के लिए तैनात रहे कि उनकी निगरानी में ये चावल जो है वो पहुँचे चीनी सेना तक। अब आप सोचिए, नेहरू जी का तर्क ये था कि तिब्बत की सुरक्षा जो है वो भारत अब हम नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश के पास वो ताकत थी, हमारी जो सैनिक टुकड़ियां हैं उनको हम वहाँ सस्टेन कैसे करेंगे। लेकिन चीन की जो आक्रमणकारी सेना थी उसको लॉजिस्टिक्स सप्लाई, फूड सप्लाई जो थी वो भारत की धरती के ऊपर से करा रही थी नेहरू सरकार। तो ये तो आज इस जो समस्या जो तिब्बत के ऊपर कम्युनिस्ट चीन के कब्जे से उत्पन्न हुई, उसके कुछ राजनीतिक पहलू मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले समय में इसके सैन्य पहलू पर, सामरिक पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। ये मुद्दे बहुत अनटच्ड हैं, ये न्यूज़ डिबेट्स और ये जो सब शोर मचा रहता है सोशल मीडिया से, पर उससे ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो चर्चा से बाहर रह जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास है कि इन चीज़ों को फोकस में लाया जाए। तो जो ये नेहरू जी का तर्क था कि भाई हम सैनिक रूप से तिब्बत को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्या सही था या क्या गलत था, इसके बारे में भी आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए। ये इसको ध्यानपूर्वक सुनने देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।